नमस्कार आप सभी को। आज हम सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे डॉक्टर कुलकर्णी सर के साथ कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उनकी प्रोग्राम को लेकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, जैसा कि आप विद्यार्थिनी के बारे में इतना कुछ बता रहे थे, तो क्या इस चीज़ का मतलब जो पेन रिलीफ का वो है, उसका अपने ब्रेन पे और अपनी नर्व्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का? मतलब कोई साइड इफेक्ट्स हैं इन सब चीज़ों के या? सबसे पहले तो हम जब से यहाँ पे विद्याग्नि के बारे में बात कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं तो हर दर्द का अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के साथ में संबंध है। जब दर्द होता है तो वो दर्द अपने मस्तिष्क तक जाता ही है। किसी को उसका ट्रांसमिशन जो है वो ऐसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे चींटी ने काट लिया तो चींटी ने काटने का भी दर्द है। उसी वक्त अगर आप देखोगे तो किसी को बड़ा घाव हो जाता है, वो भी दर्द है। ऐसे कहा जाता है कि डिलीवरी के वक्त होने वाला जो दर्द है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। हड्डी टूटने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब आप सैनिक लोग जब वहां पे युद्ध में जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनको भी गोलियां लगती है, जख्म होते हैं, तो उसका भी एक अलग से दर्द होता है। ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं तो अपने नर्वस सिस्टम के साथ में संबंध है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये दर्द आपका माइंड कैसे परसीव करता है। आपका शरीर कंट्रोल करता है माइंड, और ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसी पेन को हमारा शरीर कैसे लेता है। एक तरफ तो कहते हैं कि औरत जो है वो अबला है, और वही सबसे हम लोग बोल सकते हैं कि तेज दर्द को भी सहती है, क्योंकि उसके बाद में जब किसी बच्चे को वो जन्म देती है तो उसका आनंद देख के वो ये दर्द है उसे बेर कर लेती है। तो इट डिपेंड्स हाउ यू परसीव द पेन कमिंग टू यू। जैसे एक्सीडेंट के बाद में भी दर्द होता है, कोई बोलता है अरे कितना हो गया दर्द, दूसरी तरफ कोई बोलता है हाँ थोड़ा सा मामूली लगा है, दोनों को शायद सेम लेवल पे हो। तो इसके लिए पेन जब भी हम लोग सोचते हैं तो उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ में संबंध जरूर रहता है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर क्या वहाँ पे दिखता है वो आपके माइंड के। इसके लिए आयुर्वेद में प्रवर अवर सत्व दिए। प्रवर सत्व यानी जिसको ताकत है वो दर्द सहने की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और अवर है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी हाथ को लगा तो चिल्लाते क्यों में कहा अरे मुझे इतना सब हो गया। So definitely there is some connection between your neurological system, your understanding, and your pain bearing capacity. ओके सर। तो सर, जो अभी तक विद्यार्थिनी पे जो क्लिनिकल रिसर्च हुए हैं, जो स्टडीज हुए हैं, तो इसका कोई वो कुछ पब्लिश हुआ है या कुछ है जो कि हम देख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जानना है कि विदाग्नि जब हम लोग बात करते हैं तो ये सिर्फ वेदन यानी पंक्चरिंग, जिसे कुछ कई जगह पे हम लोगों को पूछते हैं लोग अरे ये आपका विदाग्नि जो है, तो इसमें तो तीन कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं। एक है वेदन यानी सुई वहां पे चुभोना, उसके साथ में उसे थोड़ी सी हीट देना, और तीसरा है कि आप ये सब चीजें अलग अलग भी कर सकते हो। और कहीं पे हम लोग एक्यूपंक्चर का नाम सुनते हैं। तो ये सब चीजें जो है इसके ऊपर आपका, अगर ये हम लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारे यहाँ पे इतने सालों से चल रहा था, तो उसके लिए अगर हम लोग देखने जाते हैं तो इसके ऊपर काम बहुत हो चुका है। आज नहीं सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है। और अभी इसका क्लिनिकल रिसर्च जो चल रहा है वो भी बहुत जगह पे इसके ऊपर लगभग 15 से ज़्यादा एमडी के डेजर्टेशन सबमिट हो चुके हैं। 5 या 6 जगह पे अभी इसका पीएचडी का भी काम चल रहा है। तो वी कैन डेफिनेटली से कि
आज के तारीख में विद्याग्नि के ऊपर अलग अलग जगहों पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारे पास खुद अपने लगभग 57 से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर केवल ये इंस्टेंट पेन के माध्यम से जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर हमारे पास रिसर्च अभी चल रहे हैं। कहीं पे उसके केस स्टडीज पब्लिश हो चुके हैं। तो काम तो बहुत जगह पे चल रहा है, कहीं पे वो पब्लिश भी हो रहा है और 40 से ज़्यादा जगहों पे इसका ट्रेनिंग भी चल रहा है, अलग अलग पैमाने पे। कभी छोटा है, कभी बड़ा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका बहुत जगह पे रिसर्च चल रहा है। ओके सर, और अगर सर इस पे विद्यागिनी पे साइंटिफिक अपन को कोई रिसर्च करनी हो या और डीपली इसके बारे में जानना हो तो इसके लिए स्टडी मटेरियल कहाँ पे कैसे अपन वो कर सकते हैं? अभी पहली बात तो ये समझनी है कि इसके ऊपर अपने जो ग्रंथ है, चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य या वाग्भटाचार्य, इनके द्वारा स्थापित किए गए या फिर अपने ऋषि मुनियों ने जो भी आयुर्वेद के ऊपर लिखा है, तो उसमें इसके संदर्भ बहुत कम मिलते हैं। या तो शायद अपने भारतवर्ष के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए उसकी वजह से कहीं पे वो नष्ट हो गए हैं, या कहीं पे परंपरा के रूप में ही कहीं पे कुछ लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं और गलत हाथों में ना जाए इसके लिए बहुत लोगों ने इसको आगे बढ़ने से भी उतनी कोशिश नहीं की है। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं तो इसके रेफरेंसेस तो हमें मिलते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर्स के फॉर्म में हम लोग पिछले लगभग 70-80 सालों से ही इसके ऊपर ज़्यादा काम कर पाए हैं। और वो क्लिनिकली रिसर्च, जैसे हम लोग कह सकते हैं, सीरियस वर्क हैज़ बिगन सिंस लास्ट 15-20 ईयर्स। और उसमें से भी हमारे पास काम जो चालू है, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू शेयर कि जब हम लोग एसजीयू से इसे एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जा रहे हैं तो इसका प्रोटोकॉल बेस्ड हम लोग ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो आज चल रहा है उसके थ्रू आगे जब बढ़ेंगे तो वी विल बी पायोनियर इन पुटिंग दिस पर्टिकुलर साइंस इनटू अ लार्जर कैनवास एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है भारत में पहली बार ऐसे आ रहा है जो आगे चल के लोगों के लिए काम में आएगा। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वी आर द फर्स्ट to launch this training program, faculty development, which will be uniform across India at different universities and different colleges, कि जिसको लेके हम लोग अपने स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल आयुर्वेद के लिए आते हैं। तो अगर उन्होंने सीख लिया तो आप समझ सकते हो कि पूरे भारतवर्ष में फैलने के लिए इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो जी। अगले 5 सालों में शायद आप गाँव के किसी ना किसी क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट ज़रूर पाओगे। हाँ, और सर जैसे लोग कहते हैं कि ये जो विद्याग्नि जो ट्रीटमेंट है ये एक प्ले बुक इफेक्ट है, तो आप इसका साइंटिफिकली कोई रीजन बताइए कि हमें क्यों इसको वो करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ रहती है कि जिसे हम लोग कहते हैं कि मन में लगता है कि ये काम हो रहा है, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि मुझे लगता है मैंने दवाई ली है, लेकिन असल में उसमें कैप्सूल में कुछ नहीं है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट वाली जो चीज़ है जिसे हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं, कब प्रूव हो सकता है? जब आपने उसे डबल ब्लाइंड स्टडी किया हो कि एक को प्लेसिबो दे दिया, एक को असल में दे दिया, और दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस है। प्लेसिबो वाले को समझो 70% लोगों को अच्छा लगा और यहाँ पे 90% लोगों, तो दैट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आप पता करते हो कि ये असल में काम कर रहा है या फिर सिर्फ उसके मन का ये विश्वास है कि ये हो गया। तो ये सब रिसर्च जो है, ये पार्ट ऑफ रिसर्च अगर हम लोग इसके साथ में जोड़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल ब्लाइंड ओपन ट्रायल्स अगर हम लोग शुरू जो कर रहे हैं तो उससे ये सब रिजल्ट भी हम लोग प्रूव कर सकेंगे कि ये असल में असरकार है और वो काम चल रहा है। ओके। और सर अगर हम आयुर्वेदिक क्लासिकल टेस्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें जो एविडेंस मिलता है कि विद्याग्नि के प्रिंसिपल्स को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? जैसे हम लोग देख रहे थे कि वेदन और अग्नि ये दो चीजें हैं। तो वेदन के बारे में कुछ रेफरेंस है, अग्नि के बारे में कुछ रेफरेंस है। दोनों को साथ में यूज करने के रेफरेंस
हमें नहीं मिलता है। तो उसका दूसरा मतलब है कि इसके ऊपर जो हम लोग अभी पेटेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद से ही है लेकिन दोनों को जोड़ के आज तक काम नहीं हुआ था। तो वी कैन से वी आर द पायोनियर्स। और ये पायोनियर और उसके साथ में हम लोग इसे इन्वेंशन, इनोवेटिव मेथड के नाम से हम लोग इसे आगे लेके जा सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ इट। और जैसे हम लोग देखते हैं कि ये चीज किसने खोजी, तो ये आयुर्वेद का पार्ट है क्या, लोग ऐसे भी पूछते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग आयुर्वेद से काम कर रहे हैं, आयुर्वेद की दो अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ के काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज आयुर्वेदिक थिंग, बट इट कैन बी यूज बाय एनीबडी हु इज इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, और वो करके लोगों तक उसे पहुंचा भी सकते हैं। सर तो आयुर्वेदिक वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो ये विद्याग्नि को बहुत प्रो लेवल तक ली जा सके? जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा लोगों तक लेकर जाना है, तो सबसे पहले है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम यानी सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे टीचर्स को उसको सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए उनका ज्ञानवर्धन होना चाहिए। उन्हें ये नई मेथड मालूम होनी चाहिए। वो जैसे खुद जानेंगे, खुद अपने पेशेंट्स पे करेंगे, तो उससे उनको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसके साथ में और चार लोगों को सिखाने के लिए उनके पास खुद का अनुभव भी रहेगा। तो उससे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ के अपने प्रैक्टिस में उसे लाएंगे, तो उसके पहले वो क्लिनिक में, अपने जो पेन क्लिनिक्स है वहाँ पे वो करना शुरू करेंगे। तो वो सामने से पेशेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट देखेंगे तो उनका विश्वास और बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगले 4-5 सालों में हम लोग कह सकते हैं कि इसे ज़्यादा लोगों तक हम लोग लेके जा सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे से। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी टेकन एज एफडीपी। ये एफडीपी को अगर हमने और जगह पे जिसको भी डिमांड है वहां तक हमने पहुंचाया कोलैबोरेशन के साथ में, इसको ही हम लोग थोड़ा आगे चल के यूनिवर्सिटी से थोड़ा और ऊपर उठ के नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो नेशनल गवर्निंग बॉडी जो है उनसे इसको जोड़ के वी कैन इंक्लूड इट इन द सिलेबस, एंड देन ईच एंड एवरी टीचर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आयुर्वेद में पंचकर्म के साथ में भी जोड़ा गया है, या फिर शस्त्र कर्म के साथ में भी जोड़ा गया है, और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो उन सब को इकट्ठा करके अगर हम लेके जाते हैं तो अगले 5 साल में हर कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था अच्छी से हो जाएगी। और तब हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने तरीके से हर कॉलेज में, भारत में और भारत के बाहर भी जा सकता है इन अ साइंटिफिक मैनर। और उतने रिसर्च भी होगी, कंपैरेटिव स्टडी होगा, उसके ऊपर लोग अलग अलग तरीके से इसको जोड़ के अपना काम करते रहेंगे। तो इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर एवरीबडी। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, थैंक यू सर। तो आप सभी ने देखा, हमें सर से इतना सारा नॉलेज मिला इन सब चीज़ों को लेके। आपकी जो भी क्वेरीज हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं आप सर की सीरीज में जाके उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं यूट्यूब पे। सर आपका चैनल है यूट्यूब पे? हमारा एच चैनल के ऊपर ही सब चीज़ें आएंगी। हाँ, आप लोग वहाँ जाके सर के पूरे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं और आप बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।